स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और फ्रेंड्स हम डिस्कस कर रहे थे 11वीं क्लास की एनसीईआरटी जो कि राजनीतिक सिद्धांत की है, ठीक है। और हम उसमें डिस्कस कर रहे थे 7वां अध्याय जो कि हमारा था राष्ट्रवाद के बारे में, ठीक है। तो पिछले लेसन में हमने डिस्कस किया, एक सामान्य परिचर्चा हमारी हुई थी राष्ट्रवाद के बारे में कि राष्ट्रवाद का मतलब क्या है और राष्ट्र का मतलब क्या है। और हमने ये भी डिस्कस किया कि जो राष्ट्रवाद है और जो राष्ट्र है वो एक अमूर्त संपत्ति है, यानी हम उसको छू नहीं सकते, हम उसको केवल कल्पना में ला सकते हैं, ठीक है। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं ना, तो वो जो हम उन क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो राष्ट्र में जो लोग होते हैं उनकी क्या आकांक्षाएं होती है, तो उन सभी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी से मैं कह रहा हूँ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और पास ही के नोटिफिकेशन बेल के ऑल के बटन पर भी जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगी। क्योंकि फ्रेंड्स मैं जो है अभी इंडियन पॉलिटी जो भारत की राज्य व्यवस्था है, चाहे कोई सा भी एग्जाम आप ले लो, बड़ा से बड़ा या छोटा से छोटा, तो उसमें जो पॉलिटी से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो मैं कंप्लीट पॉलिटी आपको करवा रहा हूँ। मेरे चैनल पर अभी लेक्चर्स चल रहे हैं, ठीक है। तो आप विश्वास करिए, आप एक बार जाकर के मेरे लेक्चर्स को सुनिए, आप विश्वास करने पर मजबूर हो जाओगे कि इतना मैंने वहाँ डिटेल से पढ़ाया है और एक एक प्रावधान पर मैंने आपको वहाँ जो है इतना डिटेल से डिस्कशन किया है कि आप जो उसको फिर भूल नहीं पाओगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप जरूर से मेरे लेक्चर्स को सुनिएगा क्योंकि फ्रेंड्स हमें सुनने से ज़्यादा याद होता है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो देखिए अब हम स्टार्ट करने हैं राष्ट्रीय आत्मनिर्णय से। तो देखिए क्या कह रहा है बाकी सामाजिक समूहों से अलग राष्ट्र अपना शासन अपने आप करने और अपने भविष्य को तय करने का अधिकार चाहते हैं। यानी मित्रों अब राष्ट्र की बात कर रहा है कि जो राष्ट्र होता है ना वो क्या चाहता है, वो चाहता है कि मैं अपने आप शासन करूं, ठीक है। और मैं भविष्य में जितने भी अधिकार मुझे देने हैं तो मैं उनका सभी का मैं खुद निर्णय करूं। दूसरे शब्दों में वे आत्मनिर्णय का अधिकार मांगते हैं। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और आत्मनिर्णय के अपने दावे में राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मांग करता है कि उसके पृथक राजनीतिक इकाई या राज्य के दर्जे को मान्यता और स्वीकारता दी जाए। यानी मित्रों फिर क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो राष्ट्र है ना वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से ये मांग कर रहा है क्या कि जो राजनीतिक इकाई है, जो राज्य का दर्जा है, उसको मान्यता दी जानी चाहिए। अक्सर ऐसी मांग उन लोगों की ओर से की जाती है कि जो एक लंबे समय से किसी निश्चित भूभाग पर शासित रहते हों और जिनमें साझी पहचान का भाव हो। कुछ मामलों में आत्मनिर्णय के ऐसे दावे एक स्वतंत्र राज्य बनाने की शिक्षा से भी जुड़े हैं। इन दावों का संबंध किसी समूह की संस्कृति की संरक्षा से होता है। यानी फ्रेंड्स फिर आगे क्या कहता है कि जो ये मांग उठा रहे ना कि हमारे देश को राज्य का मान्यता, यानी हमारे राज्य को आप जो है एक राज्य का मान्यता दो, ठीक है। तो ऐसी मांग जो है वो लोग करते हैं, कौन से, जो एक लंबे समय से किसी निश्चित भूभाग पर रह रहे हैं ना, वो लोग ऐसी मांग उठाते हैं। और आगे कहता है कि कुछ मामलों में आत्मनिर्णय के ऐसे दावे एक स्वतंत्र राज्य बनाने की शिक्षा से भी जुड़े होते हैं, ठीक है। इन दावों का संबंध किसी समूह की संस्कृति की संरक्षा से होता है। मित्रों किसी समूह की कौन सी संस्कृति है, उसके कौन से रीति रिवाज हैं, तो उनकी जो सुरक्षा फिर हो जाती है। इस कारण अगर राष्ट्र राज्य का दर्जा मिल जाता है तो राष्ट्र राज्य के माध्यम से उनको सुरक्षा मिलती है। तो इस कारण से वो ये मांग उठाते हैं कि हमारे देश को आप जो है राष्ट्र राज्य का दर्जा दो। और देखो आगे क्या कहता है, आगे कहता है कि आगे यहाँ पे कह रहा है, पहले अपन जो है बॉक्स की चर्चा कर लें। देखो क्या कह रहा है, बॉक्स में आत्मनिर्णय की मांग है, नहीं बास्क में जो है आत्मनिर्णय की मांग की जा रही है। क्या कह रहे हैं राष्ट्रीय आत्मनिर्णय की मांग दुनिया के विभिन्न भागों में उठ रही है। आइए ऐसे एक मामले पर नजर डालें। बास्क स्पेन का एक पहाड़ी और समृद्ध क्षेत्र है, ठीक है। स्पेन उसका एक समृद्ध क्षेत्र है बास्क, और इस क्षेत्र को स्पेनी सरकार ने स्पेन राज्य संघ के अंतर्गत स्वायत्त क्षेत्र का दर्जा दे रखा है। लेकिन बास्क राष्ट्रवादी आंदोलन के नेतागण इस स्वायत्तता से संतुष्ट नहीं है। क्या कह रहा है मित्रों, स्पेन की सरकार ने जो है बास्क को एक जो है एक स्वायत्त क्षेत्र का दर्जा दे दिया, लेकिन वहाँ की जो नेता लोग हैं वो इससे संतुष्ट नहीं है। वे चाहते हैं कि बास्क स्पेन से अलग होकर एक स्वतंत्र देश बन जाए। यानी मित्रों अलग से यहाँ देश बनाने की वो बात कर रहे हैं कि बास्क अलग हो जाए और अलग होकर हम जो अलग से नया देश बनाने, ठीक है। इस आंदोलन के समर्थकों ने अपनी मांग पर जोर डालने के लिए संवैधानिक और हाल तक हिंसक तरह का इस्तेमाल भी किया। नहीं अपनी मांग को किसी भी तरह से मनवाने के लिए उन्होंने जो है हिंसक गतिविधियाँ अपनाई और संवैधानिक जो कार्रवाई है वो भी उन्होंने की है। और बास्क राष्ट्रवादियों का कहना है कि उनकी संस्कृति स्पेनिश संस्कृति से बहुत भिन्न है। उनकी अपनी भाषा है जो स्पेनी भाषा से बिल्कुल नहीं मिलती। हालांकि आज बास्क के मात्र 1/3 लोग उस भाषा को समझ पाते हैं। क्या कह रहे हैं मित्रों, बास्कवासी तर्क दे रहे हैं कि हमारी जो भाषा है ना भैया आपकी स्पेन की भाषा से अलग है, ठीक है। और
आगे कह रहा है कि आज बास्क के 1/3 लोग जो है इस भाषा को समझ पाते हैं। बास्क क्षेत्र की पहाड़ी भूसंरचना उसे शेष स्पेन से भौगोलिक तौर पर अलग करती है। क्या? बास्क क्षेत्र की जो पहाड़ी भूसंरचना है ना, वो उसको जो स्पेन है उस स्पेन की भौगोलिक जो संरचना उससे अलग कर रही है। रोमन काल से अब तक बास्क क्षेत्र ने स्पेनी शासकों के समक्ष अपनी स्वायत्तता का कभी समर्पण नहीं किया। उसकी न्यायिक, प्रशासनिक एवं वित्तीय प्रणालियां उसकी अपनी विशिष्ट व्यवस्था के जरिए संचालित होती थी। क्या करा मित्रों? ये करा है कि जो रोमन काल से बास्क क्षेत्र ने स्पेनी शासकों के समक्ष जो है अपनी स्वायत्तता का समर्पण नहीं किया, और उसकी जो न्यायिक, प्रशासनिक और जो वित्तीय प्रणालियां है ना, वो जो है अपनी विशिष्ट व्यवस्था के जरिए संचालित हो रही है। और आगे क्या करा? आगे कहता है आधुनिक बास्क राष्ट्रवादी आंदोलन की शुरुआत तब हुई जब 19वीं शताब्दी के अंत में स्पेनी शासकों ने उसकी विशिष्ट राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था को समाप्त करने की कोशिश की। यानी मित्रों, जब स्पेन के शासकों ने बास्क वासियों की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, ठीक है, जो उन्होंने विशिष्ट अपनी प्रशासनिक व्यवस्था बनाई थी, तो उस व्यवस्था को अगर उन्होंने जब समाप्त करने की कोशिश की, तब जो है राष्ट्रवादी आंदोलन जो है पनपा वहाँ पे। और 20वीं सदी में स्पेनी तानाशाह फ्रैंको ने इस स्वायत्तता में और कटौती कर दी। उसने बास्क भाषा को सार्वजनिक स्थानों, यहाँ तक कि घर में भी बोलने पर पाबंदी लगा दी। यानी मित्रों, स्पेन के शासक ने यहाँ पर जो अत्याचार कर रहे हैं, वहाँ पे जो प्रतिबंध लगा रहे हैं कि जो बास्क वासी है वो जो भाषा है बास्क, उसको जो है अपने घर में भी नहीं बोल सकते। ये दमनकारी कदम अब वापस लिए जा चुके हैं, लेकिन बास्क आंदोलनकारियों का स्पेन शासन के प्रति संदेह और क्षेत्र में बाहरी लोगों के प्रवेश का भय बरकरार है। उनके विरोधियों का कहना है कि बास्क अलगाववादी एक ऐसे मुद्दे का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं जिसका समाधान हो चुका है। क्या करा मित्रों? ये कह रहा है कि जो प्रतिबंध लगाए थे ना स्पेन के शासक ने, बेशक वो आज उठा लिए गए हैं, लेकिन जो बास्क वासी है ना, वो जो है उनके मध्य जो है भय बना हुआ है। किस बात का? कि कहीं दूसरे क्षेत्र के लोग, किसी दूसरे स्थान के लोग उनके क्षेत्र में ना आ जाएं। और क्या आपके विचार में बास्क राष्ट्रवादियों की अलग राष्ट्र की मांग जायज़ है? क्या बास्क एक राष्ट्र है? इस सवाल का उत्तर देने के लिए पहले आप और किन बातों की जानकारी चाहोगे? ठीक है, क्या आप दुनिया के दूसरे भागों के ऐसे उदाहरणों के बारे में विचार कर सकते हैं? क्या आप अपने देश के ऐसे क्षेत्रों और समूहों के बारे में विचार कर सकते हैं जहां इस तरह की मांग की जा रही है? यानी मित्रों, हमसे पूछा जा रहा है कि क्या आपके भी देश में कोई ऐसा उदाहरण है जहाँ पे अलग देश की मांग की जाती है? तो हम अगर ऐसा उदाहरण दें तो 1984 में हमारे देश में सिख दंगे बढ़ गए, तो अलग से खालिस्तान की मांग की गई थी, यानी अलग से जो सिख राष्ट्र की मांग की गई। ठीक है, तो इस प्रकार से जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि बास्क वासियों का जो है एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है। और देखो आगे क्या कर रहा है, दूसरी तरह के बहुत से दावे 19वीं सदी के यूरोप में सामने आई। उसी समय एक संस्कृति, एक राज्य की मान्यता ने जोर पकड़ा। क्या करा मित्रों? एक संस्कृति और एक राज्य, ये मान्यता वहाँ जोर पकड़ रही है यूरोप में। और परिणाम स्वरूप पहले विश्व युद्ध के बाद राज्यों की पुनर्व्यवस्था में एक संस्कृति, एक राज्य के विचार को आजमाया गया। यानी जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ ना, तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एक संस्कृति, एक राज्य, उसको अपनाया भी गया, यानी आजमाया गया। ठीक है, उसकी परीक्षा ली गई। वर्साई की संधि से बहुत से छोटे और नव स्वतंत्र राज्यों का गठन हुआ, लेकिन उस समय उठाई जा रही आत्मनिर्णय की सभी मांगों को संतुष्ट करना वास्तव में असंभव था। यानी मित्रों, जब वर्साई की संधि के माध्यम से प्रथम विश्व युद्ध जो है समाप्त हुआ, तो उसके बाद जो कई छोटे मोटे राज्यों का गठन हुआ, और जो छोटे मोटे जो राज्य उनका गठन हुआ, तो उनके द्वारा जो मांग उठाई जा रही थी ना अलग राज्य की, तो उस मांगों को जो पूर्ण करना असंभव कार्य था। इसके अलावा एक संस्कृति, एक राज्य की मांगों को संतुष्ट करने से राज्यों की सीमाओं में बदलाव हुए। इससे सीमाओं के एक ओर से दूसरी ओर बहुत बड़ी जनसंख्या का विस्थापन हुआ। यानी एक राष्ट्र और एक राज्य, यानी मित्रों एक संस्कृति और एक राज्य की जो मांग कर रहे थे ना, इस कारण से राज्य की सीमाओं में परिवर्तन हुआ। क्यों? क्योंकि जो है जनसंख्या का एक स्थान से दूसरे स्थान पर विभाजन हुआ, विस्थापन हुआ, और इसके परिणाम स्वरूप लाखों लोग अपने घरों से उजड़ गए, और उसके घर से, उस जगह से उन्हें बाहर धकेल दिया गया जहां पीढ़ियों से उनका घर था। बहुत सारे लोग सांप्रदायिक हिंसा के भी शिकार बने। मित्रों, जब बात आई ना किसकी, एक संस्कृति एक राज्य, यानी एक राज्य होगा और उसमें एक संस्कृति होगी, तो फिर जब एक संस्कृति को बोलने वाले लोग थे तो उनको एक जगह ले जाया गया। ठीक है, और जो अलग संस्कृति के जो या अलग भाषा के जो बोलने वाले लोग थे उनको धकेला गया, यानी उनको जो है घर से निकाला गया, जबकि वो पीढ़ियों से वहाँ रह रहे थे। ठीक है, तो इस कारण से जो वहाँ पे फिर सांप्रदायिक हिंसा भी भड़क उठी। नेक्स्ट क्या करा, देखो अलग अलग सांस्कृतिक समुदायों को अलग अलग राष्ट्र राज्य मिले, इसे ध्यान में रखकर सीमाओं को बदला गया। ठीक है, वही बात क्या कि अलग संस्कृति के लोग अलग राज्य बनाएंगे, तो इस कारण से जो फिर उनकी सीमाओं को बदला गया। इस कोशिश के कारण मानव जाति को जो भारी कीमत चुकानी पड़ी, यानी इसके कारण मानव जाति को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। बहुत से संघर्ष हुए, बहुत लोगों की जान गई, हिंसा के लोग शिकार हुए, घरों से बेघर कर दिए गए।
ठीक है। तो इस प्रयास के ठीक है, तो इस कोशिश के कारण मानव जाति को भारी कीमत चुकानी पड़ी। इस प्रयास के बावजूद यह सुनिश्चित करना संभव नहीं हो सका कि नवगठित राज्यों में केवल एक ही नस्ल के लोग रहे। यानी मित्रों उन्होंने जो है ये बात तो कर ली, हाँ एक राज्य होगा और एक ही संस्कृति, लेकिन मित्रों इस बात को जो है प्रायोगिक तौर पर यानी प्रैक्टिकली इस बात को अपनाना वो जो है असंभव उनके लिए था, क्योंकि एक ही राज्य में एक ही नस्ल के लोग रहेंगे ना तो ये संभव नहीं हो पाया। वास्तव में अधिकतर राज्यों की सीमाओं के अंदर एक से अधिक नस्ल और संस्कृति के लोग रहते थे। ये छोटे छोटे समुदाय राज्य के अंदर अल्पसंख्यक थे और अक्सर नुकसानदायक स्थितियों में रहते थे। इस विकास का सकारात्मक पहलू यह था कि उन बहुत सारे राष्ट्रवादी समूहों को राजनीतिक मान्यता प्रदान की गई जो स्वयं को एक अलग राष्ट्र के रूप में देखते थे और अपने भविष्य को तय करने और अपना शासन चलाना स्वयं चाहते थे। लेकिन राज्यों के भीतर अल्पसंख्यक समुदाय की समस्या जो की तो बन रही। क्या करा फ्रेंड्स, ये करा है कि जो बात कर रहे थे ना एक राज्य और एक संस्कृति की, वो संभव नहीं हो पाया ऐसा करना। और ये जो छोटे छोटे राज्य यानी जो छोटे छोटे समुदाय जो थे जो अल्पसंख्यक की भांति जो रह रहे थे, ठीक है, तो उनके लिए नुकसानदायक परिस्थितियाँ उभर करके आई। और ये कह रहा है कि जो अल्पसंख्यक समुदाय है ना उनकी समस्या जैसी थी वैसी ही बनी रही। जब एशिया और अफ्रीका औपनिवेशिक प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे तब राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन ने राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार की भी घोषणा की। यानी एशिया और अफ्रीका में औपनिवेशिक यानी एशिया और अफ्रीका में जब उपनिवेशवाद था और उसके खिलाफ वहाँ पे संघर्ष हो रहे थे तो राष्ट्रीय आंदोलन जो थे उन्होंने जो है अपने आत्मनिर्णय के अधिकार की घोषणा भी की। राष्ट्रीय आंदोलन का मानना था कि राजनीतिक स्वाधीनता राष्ट्रीय समूहों को सम्मान और मान्यता प्रदान करेगी, साथ ही वहाँ के लोगों के सामूहिक हितों की भी रक्षा करेगी। क्या करें, राष्ट्रीय आंदोलन जो चल रहे थे वो क्या कर रहे थे, वो कह रहे थे कि जो राजनीतिक स्वाधीनता है ना वो सम्मान और मान्यता प्रदान करेगी और लोगों का जो हित है उसकी हित की भी तो सुरक्षा करेगी। अधिकांश राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन राष्ट्र के लिए न्याय, अधिकार और समृद्धि हासिल करने के लक्ष्य से प्रेरित थे। यानी कह रहा है अधिकांश जो राष्ट्रीय मुक्ति जो आंदोलन चल रहे थे ना वो क्यों चल रहे थे, वो चल रहे थे न्याय के लिए, अपने अधिकारों की मांग के लिए, अपने जो है समृद्धि के लिए, विकास के लिए। हालांकि यहाँ भी प्रत्येक सांस्कृतिक समूह जिनमें से कुछ पृथक राष्ट्र होने का दावा करते थे। यानी मित्रों यहाँ भी कुछ ऐसे सांस्कृतिक समूह थे जो है क्या कर रहे थे, अलग एक राष्ट्र की मांग कर रहे थे, ठीक है, और के लिए राजनीतिक स्वाधीनता और राज्य सत्ता सुनिश्चित करना लगभग असंभव साबित हुआ है। मित्रों जो अलग राज्य की मांग कर रहे थे ना उन अलग राज्यों के लिए अलग से देश बनाना असंभव साबित हुआ। इस क्षेत्र के अनेक देश आबादी के देशांतरण, सीमाओं पर युद्ध, हिंसा की चपेट में आते रहे। इस प्रकार हम उन राष्ट्र राज्यों को विरोधाभासी स्थिति में पाते हैं जिन्होंने संघर्ष की बदौलत स्वाधीनता प्राप्त की, लेकिन अब वे अपने भूक्षेत्र में राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग करने वाले अल्पसंख्यक समूहों का विरोध कर रहे हैं। क्या करा फ्रेंड्स, जो लोग ये मांग कर रहे थे ना क्या कि हमारे देश की आबादी के देशांतरण, सीमाओं पर युद्ध हुआ, ठीक है, और जो संघर्षों के माध्यम से जिन्होंने जो है स्वाधीनता प्राप्त की, ठीक है, तो वो आज क्या कर रहे हैं, वो अल्पसंख्यक समूह का विरोध कर रहे हैं, ठीक है। और वस्तुतः आज दुनिया की सारी राज्य सत्ताएं इस दुविधा में फंसी है कि आत्म निर्णय के आंदोलन में कैसे निपटा जाए। यानी दुनिया की जितनी भी सरकारें हैं ना वो इस बात से यानी उनके समक्ष बहुत बड़ी दुविधा है, उनके समक्ष बहुत बड़ा संकट है कि आत्मनिर्णय का जो सिद्धांत है ना, आत्मनिर्णय के जो आंदोलन है उनसे हम कैसे निपटे जाएं, ठीक है। और इसने राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार का सवाल खड़े कर दिए। बहुत से लोग यह महसूस करने लगे हैं कि समाधान नए राज्य के गठन में नहीं वरन वर्तमान राज्यों को अधिक लोकतांत्रिक और समतामूलक बनाने में है। और फ्रेंड्स क्या कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट यह बात बता रहा है कि जो मांग कर रहे हैं ना लोग अलग से राज्य की, वो सही नहीं है, ठीक है। और लोग ये भी महसूस करने लगे हैं कि जो हम अलग से राज्य की मांग करेंगे ना उसकी बजाय जो है हम जो है क्या करें कि जो वर्तमान हमारा राज्य है यानी जिस राज्य में हम रह रहे हैं उसी को हम ज़्यादा लोकतांत्रिक बनाएं, ज़्यादा हम समतामूलक बनाएं और शोषण मुक्त हमारे देश का निर्माण हो, सभी को समानता के अधिकार मिले, सभी को समान अवसर मिले, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय मिले। तो ये जो है अब लोगों को समझ में आ गया है। आगे क्या कहता है, समाधान यह सुनिश्चित करने में है कि अलग अलग सांस्कृतिक और नस्लीय पहचानों के लोग देश में समान नागरिक और साथियों की तरह सह अस्तित्व पूर्वक रह सके। यानी मित्रों समाधान क्या करें कि समाधान भैया यही है कि आप जो है चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी संस्कृति का हो, किसी भी नस्ल का हो, सभी आप एक साथ रहो तभी आपका जो भला हो सकता है। और यह न केवल आत्मनिर्णय के नए दावों के उभार से पैदा होने वाली समस्याओं के समाधान के लिए वरन मजबूत और एकताबद्ध राज्य बनाने के लिए जरूरी होगा। मित्रों वही बात करें कि अगर आप एक साथ रहोगे ना, विभिन्न धर्म संप्रदाय के लोग अगर आप एक साथ रहोगे तो आपके देश का निर्माण जो है वो एक मजबूत होगा, आपका जो देश एक रहेगा, एक समतामूलक देश का निर्माण होगा, शोषण मुक्त देश बनेगा। जो राष्ट्र राज्य अपने शासन में अल्पसंख्यक समूह के अधिकारों
और सांस्कृतिक पहचान की केंद्र कद्र नहीं करता, उसके लिए अपने सदस्यों की निष्ठा प्राप्त करना मुश्किल है। क्या करा फ्रेंड्स कि जो राज्य, अगर मान लीजिए कोई राज्य और अल्पसंख्यक समूह के जो अधिकार हैं, ठीक है, उनकी संस्कृति की वो कद्र ही नहीं कर रहा, तो फिर जो है उससे, यानी फिर वो जो लोग हैं ना अल्पसंख्यक, तो उस राष्ट्र के प्रति निष्ठा नहीं रखेंगे, देशभक्ति उनके प्रति नहीं होगी। अब देखो फ्रेंड्स क्या करा है, राष्ट्रवाद और बहुलवाद की यहाँ चर्चा की जाएगी। तो देखिए क्या करा है, एक संस्कृति एक राज्य के विचार को त्यागते ही यह जरूरी हो जाता है कि ऐसे तरीकों के बारे में सोचा जाए जिसमें विभिन्न संस्कृतियां और समुदाय एक ही देश में फल फूल सके। यानी मित्रों फिर यहाँ बहुलवाद की बात आती है कि हाँ, बहुत से लोग, बहुत से संप्रदाय के लोग, बहुत से जाति धर्म के लोग एक साथ रहेंगे, और वे कैसे रहेंगे, तो ये सभी हमें तरीके सुझाने पड़ेंगे। इस लक्ष्य को पाने के लिए ही अनेक लोकतांत्रिक देशों ने सांस्कृतिक रूप से अल्पसंख्यक समुदाय की पहचान को स्वीकार करने और संरक्षित करने के उपाय को शुरू किया। भारतीय संविधान में धार्मिक, भाषाई और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए विस्तृत प्रावधान है। यानी मित्रों फिर यहाँ भारत के संविधान की बात नजर आती है कि भारत के संविधान में, जब मैंने आपसे मौलिक अधिकारों में भी चर्चा की, किस बात की मैंने आपको वहाँ भी बताया, और कई बार मैंने इसी लेक्चर में, इसी राजनीतिक सिद्धांत की एनसीईआरटी में मैंने कई बार आपको डिस्कस किया है अनुच्छेद 29 और 30 के बारे में, कि हमने अनुच्छेद 29 के माध्यम से चाहे धार्मिक अल्पसंख्यक हो चाहे भाषाई अल्पसंख्यक, हमने सभी को जो है अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार उनको दिया है, ठीक है। और अनुच्छेद 30 में हमने उनको क्या अधिकार दिया, हमने उनको अधिकार दिया भैया आप जो है अपनी अलग से शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हो। और मैंने आपको एक बार एग्जाम्पल भी दिया था, कई बार आपने देखा होगा कि मुस्लिम जो समुदाय है उसके द्वारा अलग से अपनी जो पाठशालाएँ हैं वो स्थापित कर ली जाती है, सिंधी लोग या सिख समुदाय है उनकी अलग से स्कूलें बनती है। तो ये जो है हमने उनको अधिकार दिया है भारतीय संविधान के माध्यम से। और विभिन्न देशों में समूहों को जो अधिकार प्रदान किए गए उनमें शामिल हैं अल्पसंख्यक समूहों एवं उनके सदस्यों की भाषा, संस्कृति और धर्म के संवैधानिक संरक्षा के अधिकार। मैंने अभी आपसे चर्चा की कि भाषा, धर्म, संस्कृति को बनाए रखने का उनको अधिकार है अनुच्छेद 29 के माध्यम से। और कुछ मामलों में इन समूहों को विधायी संस्थाओं और अन्य राजकीय संस्थाओं में प्रतिनिधित्व का अधिकार भी होता है। इन अधिकारों को इस आधार पर न्यायिक ठहराया जा सकता है कि वे अधिकार इन समूह के सदस्यों के लिए कानून द्वारा समान व्यवहार और सुरक्षा के साथ ही समूह की सांस्कृतिक पहचान के लिए भी सुरक्षा का प्रावधान करते हैं। क्या करा मित्रों, ये कह रहा है कि हमने फिर जो है बहुत से उनको अधिकार दिए, चाहे राजकीय संस्थाओं में प्रतिनिधित्व का अधिकार हो। तो इससे क्या होता है कि एक समानता का जो हम समान बर्ताव की हम बात करते हैं, समान अवसरों की हम जो बात करते हैं, तो वो जो है सिद्धांत वो फिर यहाँ पे उचित नजर में आता है। और इसके अलावा इन समूहों को राष्ट्रीय समुदाय के अंग के तौर पर भी मान्यता देनी होती है। इसका मतलब यह है राष्ट्रीय पहचान को समावेशी रीति से परिभाषित करना होगा जो राष्ट्र राज्य के तमाम सदस्यों की महत्ता और अद्वितीय योगदान को मानते दे सके। क्या करा है, यह करा है कि राष्ट्रीय पहचान को जो है हमें समावेशी रीति से परिभाषित करना होगा। यानी यहाँ पे इंक्लूसिव ग्रोथ की बात आई है। समावेशी का मतलब होता है मेरे फ्रेंड्स कि समावेशिता का मतलब यही होता है कि जितने भी देश में समुदाय है, चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी जाति का, किसी भी संप्रदाय का, तो उन सभी को लेकर के हम जब भारत का विकास करते हैं ना, जब किसी भी देश का विकास करते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि हाँ यहाँ पे फिर जो है समावेशी विकास हो रहा है। यानी सभी को साथ लेकर के जो सबका साथ सबका विकास की हम जो बात करते हैं ना, वही बात यहाँ पे निकल करके आती है समावेशी विकास में। समावेशी विकास का मतलब यही है कि सबका साथ सबका विकास, यानी समाज के जितने भी वर्ग हों उनको समाज की मुख्य धारा में हम शामिल करेंगे। और हालांकि यह उम्मीद की जाती है कि समूहों को मान्यता और संरक्षा प्रदान करने से उनकी आकांक्षाएं संतुष्ट होगी, फिर भी हो सकता है कि कुछ समूह पृथक राज्य की मांग पर अड़िग रहें। यानी क्या कहा है, ये कह रहा है कि फिर भी कुछ समूह ऐसे होते हैं कि वो जो है संतुष्ट नहीं होते और वो अलग राज्य की मांग करते हैं। ये विरोधाभासी भी प्रतीत हो सकता है कि जहाँ दुनिया में भूमंडलीकरण का दौर जारी है, वहीं राष्ट्रीय आकांक्षाएं अभी भी बहुत सारे समूह और समुदायों को उद्वेलित कर रही है। क्या कह रहा है मित्रों, ये कह रहा है जिस प्रकार वर्तमान में जो है पूरे विश्व में भूमंडलीकरण का दौर है, वैश्वीकरण का दौर है, सभी देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक साथ जुड़ी है, सभी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भाग ले रहे हैं, लेकिन फिर भी जो राष्ट्र की आकांक्षाएं है ना कि अलग राज्य की मांग, वो जो है समुदाय के माध्यम से मांग की जा रही है। ऐसी मांगों से लोकतांत्रिक ढंग से निपटने के लिए जरूरी है कि संबंधित देश अत्यंत उदारता एवं दक्षता का परिचय दे। ठीक है, और देखो आगे क्या कहता है, आगे कहता है कुल मिलाकर राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार को आमतौर पर इस रूप में समझा जाता था कि इसमें राष्ट्रीयताओं के लिए स्वतंत्र राज्य का अधिकार भी सम्मिलित है। क्या करा है, ये करा है कि राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार को जो है इस प्रकार से समझा जाता था पहले कि जो राष्ट्रीयताओं के लिए स्वतंत्र राज्य का अधिकार भी इसमें हम शामिल करते हैं, लेकिन ये नामुमकिन है कि प्रत्येक राष्ट्रीय समूह को स्वतंत्र राज्य प्रदान किया जाए। मित्रों हम ऐसा नहीं कर सकते कि प्रत्येक राष्ट्र का कोई भी समूह है, मान लीजिए कोई भी समूह है, कोई भी जाति या कोई भी धर्म का व्यक्ति है, तो क्या अलग अलग धर्म के व्यक्तियों को हम अलग अलग राष्ट्र की निर्माण करने की हम उनको अधिकार नहीं दे सकते। ठीक है, साथ ही यह संभवतः अवांछनीय भी होगा
यह ऐसे राज्यों के गठन की ओर ले जा सकता है जो आर्थिक और राजनीतिक क्षमता की दृष्टि से भेद छोटे हों, और इससे अल्पसंख्यक समूहों की समस्याएं जो है और बढ़े। यानी अगर मान लीजिए हिंदू राष्ट्र अलग बन रहा है, मुस्लिम राष्ट्र अलग बन रहा है, एक ही देश में अलग राष्ट्र बन रहे हैं, तो फिर जो है कुछ अल्पसंख्यक समुदाय ऐसे होते हैं कि वो जो है बहुत सी यानी बहुत उनकी जो संख्या होती है, जनसंख्या, वो बहुत कम होती है। तो फिर उनके अधिकारों की रक्षा कौन करेगा? ठीक है। और एक राष्ट्र होता है ना तो मित्रों, तो एक राष्ट्र में जितने भी धर्म होते हैं, जितने भी संप्रदाय होते हैं ना, तो वो राष्ट्र जो उन सभी संप्रदायों की रक्षा करता है। लेकिन अलग अलग राष्ट्र बनने से इनकी जो रक्षा नहीं होगी, यानी कुल मिलाकर के अलग अलग राष्ट्र बनने से बहुत बड़ा नुकसान होता है। ठीक है। और इस अधिकार की अभी यह पुनर्व्याख्या भी की जाती है कि इसका मतलब है राज्य के भीतर किसी राष्ट्रीयता के लिए कुछ लोकतांत्रिक अधिकारों की स्वीकृति। यानी मित्रों क्या करा है, ये करा है कि राज्य के भीतर जो है अब लोकतांत्रिक अधिकारों की स्वीकृति की भी हम बात करने लगे हैं। हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जो समूहों की पहचान को मान्यता देने के महत्व के काफ़ी सचेत है। यानी अब हम ऐसे देश में रहने लगे हैं कि जो जितने भी समूह है ना, उस समूह की जितनी भी पहचान है या उनका जो जितने भी अधिकार हैं, उन सभी की हम जो है अब रक्षा करने लगे। आज हम ऐसे बहुत से संघर्षों के साक्षी हैं जो समूह की पहचान की मान्यता के लिए चल रहे हैं, राष्ट्रवाद की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बात की ज़रूरत है हम राष्ट्रीय पहचान के अनेक उनके दावों की सत्यता की स्वीकार करें, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम राष्ट्रवाद के सहिष्णु और एक जातीय स्वरूप के साथ कोई सहानुभूति बरतें हैं। क्या करा है मित्रों, ये कह रहा है अब हम जो क्या करने लगे हैं, अब हमें इस बात की जो है ज़रूरत होगी, हम राष्ट्रीय पहचान के उन दावों को स्वीकार करेंगे। ठीक है। और हम राष्ट्रवाद की असहिष्णु और एक जातीय स्वरूप के साथ कोई सहानुभूति बरतें नहीं, हम राष्ट्र में असहिष्णुता नहीं बरतेंगे। ठीक है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से जो आगे देखो क्या कहता है, भारत और भारत से बाहर आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग कर रहे विभिन्न समूहों से संबंधित समाचार पत्र पत्रिकाओं के कतरनों को इकट्ठा करो और उन पर अपनी राय बनाओ। इन मांगों के पीछे क्या कारण है, उनकी प्रकृति क्या है, उनकी मांग क्या जायज़ है, क्या आप सोचते हैं संभवतः समाधान क्या हो सकता है। यानी कौन कौन से व्यक्ति है जो अलग अलग राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, ठीक है, और उनके अधिकारों की क्या मांग हो रही है, तो उन सभी के बारे में हमसे यहाँ चर्चा की जा रही है। तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है। आशा करता हूँ आज का लेक्चर भी आपको अच्छा लगा होगा। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, और अगले लेक्चर में अगला लेसन हम स्टार्ट करने वाले हैं जो कि लेसन नंबर 8 है। वहाँ पे हम बात करेंगे सेकुलरिज्म के बारे में, यानी जो धर्मनिरपेक्षता की हम बात करते हैं कि हमने भारत के संविधान में भी धर्मनिरपेक्षता का जो है शब्द जोड़ा संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से। ठीक है। तो क्या हमने और क्यों हमने धर्मनिरपेक्षता शब्द को जोड़ा, क्या पहले हमारा देश धर्मनिरपेक्ष नहीं था? तो इन सभी की हम जो डिटेल से वहाँ डिस्कशन करने वाले हैं। और मित्रों मेरे लेक्चर्स जो भारत की राजव्यवस्था इंडियन पॉलिटी, वो मेरे लेक्चर्स रेगुलरली अपलोड हो रहे हैं, आप उन सभी लेक्चर्स को जरूर सुनिएगा। ठीक है। बहुत ही सरल शब्दों में मैंने आपको समझाने का भरपूर प्रयत्न किया है। तो फ्रेंड्स अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।